हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया। चलो, पढ़ाई लिखाई हो रहा है? हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छा लगा। ठीक है, हृदय को भी प्रसन्नता महसूस हुई अभी कि आप पढ़ लिख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? रेट लॉ। ठीक है, तो एक बात बताइए अब हमको कि मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं क्या कि यार रेट लॉ में आप क्या कर रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते, वही ना काम किए हैं आप। अच्छा, याद करिए आप क्या लॉ ऑफ मास सेक्शन को, उसमें क्या करते थे आप? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, रेट लॉ से भी रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख रहे हैं, और लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमको बताइए ना। क्वेश्चन तो है ना आपके मन में, बोलो। ठीक है, तो उसको समझने से पहले पहले ये जानना होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रेट लॉ और मास सेक्शन में क्या डिफरेंस है, तब उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं ना क्या, पहले एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैंने बोला आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यानी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं बेटा? दैट रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स इन ओनली वन स्टेप। ठीक है, प्रोसीड्स इन ओनली वन स्टेप, जो सिर्फ एक स्टेप में पूरा हो उसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरा हो जाए उसको एलिमेंट्री बोलिए आप, को डाउट? अच्छा, जब एक ही स्टेप में हो पूरा होगा तो कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट? कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या भाई? कि प्रोसीड्स इन टू और मोर स्टेप्स। ठीक है, प्रोसीड्स इन क्या? टू और मोर स्टेप्स। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसमें क्या आएगा? इंटरमीडिएट आएगा। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट इज फॉर्म इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब समझ में आ रही बात? एज पर एग्जाम्पल यार देख लो, देखो, मान ली ए से सी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैकेनिज्म दे रहा हूं क्या? ए टू बी पहले जा रहा है, उसके बाद बी से सी में जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, ए टू बी में जा रहा होगा, उसके बाद बी से सी में जा रहा होगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा ना, यानी ए टू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोड आउट? यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखिए इसमें क्या दिख रहा है ना, टू और मोर देन टू स्टेप दिख रहा है। यहां इस रिएक्शन की बात करें तो दो स्टेप तो दिख ही रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है। कोई भी, वो तो मैकेनिज्म के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कौन सा स्लो होगा कौन सा फास्ट होगा। मान लेते हैं कि पहला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है और दूसरा क्या है? फास्ट स्टेप है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। अच्छा, इसमें देखिए इंटरमीडिएट बन रहा है, बी यहां गया है, इंटरमीडिएट है ना, जो बी दिखाई दे रहा है वो क्या है? इंटरमीडिएट है। यहां इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आया सबको? को डाउट? अरे इतना में किसी को डाउट बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं ना? समझ में आ रहा है?
पूरा अच्छा से क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ईच स्टेप है ना, वो अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। ये भी ध्यान रखना। क्या? ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना। क्या? ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, इज एन क्या? एलिमेंट्री स्टेप। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ईच स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो उसके बाद बात करें ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है, अच्छा कोई भी स्टेप स्लो हो सकता है, कोई भी फास्ट हो सकता है, वो मैकेनिज्म डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप फास्ट हो सकता है। ठीक है, आप फर्स्ट भी स्लो कर सकते हैं, सेकंड भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड को भी स्लो कर सकते हैं, फर्स्ट को भी फास्ट कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म के अनुसार फैसला होगा कि कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप फास्ट होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पहला स्टेप ही स्लो हो, कोई भी स्टेप स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है ना, स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों बेटा? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, वो स्लो स्टेप को देख के ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बताइए किसी चीज मान लिया जाए, ठीक है, मान लीजिए समझ करिए, किसी चीज के काम होने का डे, ये पूरा काम कभी होगा ना जब स्लो स्टेप वाला काम पूरा हो जाए। जैसे समझिए आप, ऐसे मान लीजिए, समझिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां सैंड पार्टिकल है, ठीक है, गिर रहा है, यहां नीचे आ रहा है। अब एक बात बताना कि सैंड बर्ड यहां बड़ा होल है, यानी यहां से बालू जल्दी से गिर रहा होगा, यहां होल छोटा है, ठीक है, तो यहां धीरे धीरे गिर रहा होगा। तब कब बोलेंगे बालू के गिरने का ओवरऑल रेट कौन डिसाइड कर रहा है, स्लो वाला या फास्ट वाला? स्लो वाला। ये कितना भी जल्दी ऊपर से नीचे आ जाए, जब तक ये नहीं गिरेगा, यहां से बालू नहीं गिरेगा, तब तक क्या काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यानी ओवरऑल काम कंप्लीट होने का रेट कौन डिसाइड कर रहा है? स्लो स्टेप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसको हम आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप है वो क्या कहलाता है? आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट इज कॉल्ड आरडीएस। आरडीएस यानी स्लो स्टेप से ही हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब हम आगे आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना बताएंगे तो आप समझ जाना कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट डिसाइड होगा वो स्लो स्टेप से डिसाइड होगा। क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज ऑल स्टेप मस्ट बी वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्लो स्टेप। ठीक है, सारा स्टेप इंतजार कर रहा है क्या कंप्लीट होने का? स्लो स्टेप को कंप्लीट होने का। मान लीजिए ये स्टेप कंप्लीट, जैसे समझिए हम बात, ठीक है, ये हो गया, अभी मान लीजिए ये हो गया, सपोज करो, लेकिन ये तभी ना कहेंगे रिएक्शन पूरा हो गया जब तक कि जब स्लो स्टेप पूरा हुआ तभी ना बोलेंगे रिएक्शन पूरा हो गया। इट मींस कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि सारा स्टेप हो जाने के बाद भी वो इंतजार करेगा कि स्लो स्टेप तुम पूरा हो। ये हो भी गया, बालू यहां से गिर भी गया, तो क्या बोलेंगे? ये पूरा कंटेनर से बालू गिर गया? नहीं ना बोलेंगे, ये भी इंतजार करेगा कि तू जल्दी से पूरा हो। ठीक है, इसका मतलब स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये ध्यान रखना। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो एलिमेंट्री समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या? वही पुरानी चीज, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिफरेंस क्या है।
ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए अल्फा ए बीटा बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अरे बोलो भाई, तुम्हारे अंदर कुछ जोश ही नहीं यार। ठीक है, अल्फा ए बीटा बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, हम रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखते हैं, रेट लॉ से। अब बताओ कैसे लिखोगे, R इक्वल टू के ए का पावर ऑर्डर, कल ही ना बताए थे। क्या ये देख के ऑर्डर लिखना है, नहीं ना, क्यों भाई, ऑर्डर कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है भाई। अरे ऑर्डर कहां से निकलता है, बोलो, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकलता है सर, बताया था ना कल आपको। अरे बोलो भाई, कल मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, यानी ए का पावर कितना, एक्स। ठीक है, बी का पावर कितना बोले थे, बाई। एक्स और बाई क्या है, ऑर्डर है। एक एक्स क्या है, किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। ठीक है, और बाई क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, कल बता दिए थे सब। और एक्स और बाई कहां से निकल के आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं। क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इससे भी रेट लिखते थे, कैसे लिखते थे वहां रेट, के और कोफिशिएंट देख के पावर चढ़ा देते थे। जब 11th क्लास में पढ़ रहे थे आप, तो क्या करते थे आप, ये कोफिशिएंट देख के पावर चढ़ा देते थे। ठीक है, चलो हमने भी किया, तो अब समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एलिमेंट्री, ठीक है, और दूसरा बात करें कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले यह बात बता दूं कि जो रेट लॉ है वो सबके लिए वैलिड है, एलिमेंट्री के लिए भी वैलिड है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। समझो क्या बोल रहे हैं, रेट लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट आप लिख सकते हैं रेट लॉ से, चाहे वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन से सिर्फ उसी रिएक्शन का रेट लिखा जा सकता है जो रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री हो। समझ में आ रही बात, यानी पहला पॉइंट समझ में आया। क्या क्या बताया, यहीं पे पॉइंट बताता, देखो पहला पॉइंट क्या बताया कि जो रेट लॉ है वो सबके लिए वैलिड है। किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए भी वैलिड है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है एज वेल एज किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए वैलिड है, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन से सिर्फ, ठीक है, कौन सा रिएक्शन का बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। किसका लिख सकते हैं बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन का सिर्फ आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, नो सिग्निफिकेंट फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जो क्लास 11th में पढ़ रहे थे उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो लिख रहे थे वो सारा रिएक्शन क्या रहा होगा, एलिमेंट्री रहा होगा। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए तो वैलिड ही नहीं है। लेकिन रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो एलिमेंट्री रहे चाहे कॉम्प्लेक्स रहे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेंट है ना, ये हर के लिए निकाल सकते हैं रेट लॉ, मतलब हर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट। अब सोचो, ध्यान देना, जब रिएक्शन मेरा एलिमेंट्री था तो रेट लॉ से भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन से भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। एलिमेंट्री रहेगा तो दोनों से लिख सकते हैं, और दोनों से वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम कब आएगा, जब एक्स की रेट लॉ से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखे
और लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों से लिख सकते हैं, और दोनों से रेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। अरे एक ही रिएक्शन का रेट अलग अलग आएगा क्या, सेम ही आएगा ना, ठीक है, तो रेट तो सेम आना चाहिए। इस रेट कब सेम आएगा, जब x बराबर अल्फा और y बराबर क्या बीटा होगा, ठीक है, तभी ना रेट सेम आएगा। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ, ठीक है, ध्यान, इंपॉर्टेंट समझना क्या, कि सर फॉर एलिमेंट्री, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहा, ठीक है, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहा तो अल्फा, ठीक है, x इक्वल टू अल्फा होगा और y इक्वल टू बीटा होगा, ध्यान रखिएगा। यानी रिएक्शन एलिमेंट्री रहा तो x अल्फा के बराबर होगा और y बीटा के बराबर होगा। इन सेंस कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, कि सर यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो जो रेट लॉ में x की वैल्यू जो होगा अल्फा के बराबर होगा और ठीक है, x की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर, बीटा के बराबर होगा, ठीक है। यानी जब एलिमेंट्री रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ, तो x और y अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तुम्हें बता रहा हूं क्या, कि यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा आना ही आना है, ठीक है, कोई डाउट, ये ध्यान रखें। अच्छा, यानी ये भी तो बोल सकते ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, बोलो, जब x बराबर वाई है, x बराबर अल्फा है और y बराबर बीटा है, तो x प्लस वाई बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा, कोई डाउट नहीं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ये पावर है, ठीक है, वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोलो सर आपको कैसे पता लगा, अरे यार सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कि जब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखा गया क्या, कि x बराबर क्या आया, अल्फा के बराबर आ रहा था, अब y बराबर क्या आ रहा था, बीटा के बराबर आ रहा था एलिमेंट्री के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वही यहां पे बात करें कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगा, मे और मे नॉट क्या इक्वल टू x इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि एलिमेंट्री रहेगा तो 100% गारंटी है कि x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा, इन सेंस x प्लस वाई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो देखा गया कि x प्लस वाई की वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बोलो सर ये आपको कैसे पता लगा, ये सारा फैक्ट एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से पता लग रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि सर यदि एलिमेंट्री है तो x की वैल्यू अल्फा के बराबर और y की वैल्यू बीटा के बराबर, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। और कॉम्प्लेक्स है यानी तो x प्लस वाई इक्वल टू और मे नॉट इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यानी एक बात इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी समझ में आया कि सर यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो जो ऑर्डर है, आंख मूंद के ऑर्डर की वैल्यू कोफिशिएंट के बराबर करना, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा तो ये कोफिशिएंट देख के ऑर्डर मत चढ़ाना, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। लेकिन एलिमेंट्री रहेगा तो 100% अल्फा x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, यानी जब एलिमेंट्री रहेगा तो ये कोफिशिएंट देख के आप पावर चढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी रेट लॉ का जब एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो ये कोफिशिएंट देख के पावर चढ़ा सकते हो, कब, जब रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा तब, ठीक है, कोई डाउट। लेकिन कॉम्प्लेक्स में भाई साहब ऐसा काम मत करना, कोफिशिएंट देख के पावर मत चढ़ाना, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बताने वाले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सुनना ध्यान से। तो सबको समझ में आया, अरे सबको समझ में आया, ठीक है। चलो अब क्या बात करने वाले बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, देखिए ऑर्डर, पिछले लेक्चर भी बताए थे आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा एनालिसिस करें। मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहला काम कि जो ऑर्डर है वो कहां से निकल के आता है,
एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। पहला काम क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन experimental concept of kinetics। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक्स है सबसे पहला बात, यानी ऑर्डर हम लोग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स यानी केमिकल काइनेटिक्स का ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जब भी ऑर्डर निकलेगा तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, ठीक है? अरे बोल भाई। चल दूसरा पॉइंट, ऑर्डर होता गया है तो मैंने बताया था ना कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो पावर का सम था वही क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता था, याद करो। यानी द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। इज कॉल्ड क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, कोई डाउट नहीं ना? तो ऑर्डर क्या है समझ में आ गया कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन के पावर का सम होगा ना वही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चल रहा है। तीसरा पॉइंट कि सर जो ऑर्डर के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए। देखिए हमने अभी लिख रहे थे ना कि अल्फा ए बीटा बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? अभी तो लिखे थे रेट लॉ, अभी तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखे थे क्या? R इक्वल टू के और A का पावर x और B का पावर y। बोलो x को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ क्या? रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है? y को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ लेते हैं और यही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अभी ने बताया कि कंसंट्रेशन के पावर का सम कर लीजिए रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, वही क्या कहलाएगा? ऑर्डर। यानी A का पावर गधा रहेगा, अब B का पावर बैल रहेगा, तो गधा प्लस बैल ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। अरे जो भी वैल्यू देगा एक्स वाई का उसके अनुसार से आप सम करके ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता देना। को डाउट नहीं ना? बोलो भाई, डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है पूछो, छोटा भी डाउट है बोलो, नहीं ना? ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इट मे बी इन सेंस ऑफ क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इट मे बी क्या? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है बेटा। बोले सर आपको कैसे पता लगा? अरे यार एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, यानी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। को डाउट नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, ऑर्डर आप किसी भी रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है? किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है? को डाउट? अरे किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर निकाल सकते हो, चाहे रिएक्शन एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। और एलिमेंट्री के लिए तो अभी बात बताया कि यदि रिएक्शन एलिमेंट्री रहेगा तो जो कॉफिशिएंट होगा ना, ठीक है, वही उसका ऑर्डर होगा। अभी तो बताए थे, देखिए ना
कि अभी बताए थे ना कि अल्फा ए, अभी तो बताए थे अल्फा ए प्लस बीटा बी, अभी ने थोड़ी देर पहले लिखे थे कि अल्फा ए प्लस बीटा बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यदि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो के ए का पावर क्या होगा, ठीक है। यदि एक्स लिखते थे बी का पावर बी लिखते थे, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स वाई लिखते थे ना, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, वाई किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, जब एलिमेंट्री है तब। बोलो सर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं करना है। बोलो सर कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वो हम आगे सिखाएंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, वो हम आगे आपको सिखाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? यानी हमने आपको क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर बोथ क्या, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड या एज वेल एज बोलो एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइन है, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, ऑन चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज भी कर सकता है, ठीक है। बोलो सर गैस है, मैं समझाता हूं, ध्यान देना। ऑन चेंजिंग क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑन चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be changes, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जा सकता है, ठीक है। यदि आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है। बोलो सर कैसे, मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे समझिएगा, ठीक है, क्या है, हमने कोई रिएक्शन लिखा, मान ले कोई एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा, ठीक है। ये रिएक्शन मान रहा हूं कोई एलिमेंट्री रिएक्शन हमने लिखा, एलिमेंट्री रिएक्शन हमने कोई लिया, क्या, ध्यान देना, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो ये कोफिशिएंट देख के पावर आप चढ़ा सकते हो, यानी आर इक्वल टू क्या लिखो, के ए का पावर कितना, अरे कोफिशिएंट कितना 1 और बी का पावर कितना 1, ठीक है। यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया 2, इस रिएक्शन का ऑर्डर यदि बात करें तो कितना 2, ठीक है। हम एक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, कि बी को बहुत ज्यादा कर देते हैं, बी का कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज एक्सेस, ठीक है। मैं किसमें कंडीशन लगाता हूं, क्या, ध्यान देना, इफ बी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मच ग्रेटर देन ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी बहुत ज्यादा है, मतलब समझ लीजिए ना, बी समझ लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, और ए तुम्हारे घर का पानी है, ठीक है। ए तुम्हारे घर का पानी है और बी गंगा नदी है, बी बहुत ज्यादा है ए के कंपेरिजन में। अब बताइए बी घटेगा भी तो, यदि गंगा नदी से 2-4 लोटा पानी फेंक भी दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क बढ़ेगा, यानी टाइम के अनुसार यदि बी घटेगा भी तो कितना घटेगा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट घटेगा, ठीक है। यदि बी बहुत ज्यादा है इसका मतलब टाइम बीतेगा जैसे जैसे रिएक्शन का, वैसे वैसे बी तो घटेगा, ए भी घटेगा, लेकिन बी में कितना डिक्रीज होगा, बहुत नेग्लिजिबल डिक्रीज होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट। क्यों भाई, अरे ये गंगा नदी है ना, तो थोड़ा बहुत घट भी जाए तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बी इज मच ग्रेटर देन ए, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं कि बी का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मच ग्रेटर देन ए, ठीक है। अरे बी बहुत ज्यादा है ए से, इसका मतलब रिएक्शन के दौरान की बात करें, रिएक्शन हो रहा होगा तो बी घट रहा होगा, लेकिन बहुत ये ज्यादा है तो घट भी रहा होगा, तो क्या, अरे गंगा नदी से 1 लोटा पानी निकाल दोगे तो बोलेंगे क्या कि गंगा नदी का पानी खत्म हो गया, क्या बोलेंगे, लगभग कांस्टेंट है यार, 1 लोटा पानी निकालने से क्या फर्क पड़ेगा,
फर्क बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। तो यहां भी वही सोचो, ठीक है, कि सर कि बी बहुत ज्यादा है ए के कंपेरिजन में, देयरफॉर क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज कांस्टेंट थ्रू आउट रिएक्शन, थ्रू आउट रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, यानी रिएक्शन के दौरान बी का कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अब देखिए बी कांस्टेंट हो गया और के भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या लेते हैं, एक अनदर कांस्टेंट, यानी के इंटू बी के जगह पर क्या लिख लेते हैं, ठीक है, एक अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं, देखिए ना, के प्राइम लिख देते हैं, ठीक है, और क्या बचा, ए का पावर 1 बचा, वेयर के प्राइम इक्वल टू क्या, बोलो, के इंटू क्या, बी, अरे बी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो अनदर कांस्टेंट लगा दिए ना, के प्राइम। अब देखिए पहले ऑर्डर कितना था, 2 था, अब आपने क्या कर दिया, एक कंडीशन ले लिया, यानी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को आपने चेंज कर दिया, बी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ए के कंपेरिजन में, यानी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तब बोल ऑर्डर 2 लेके चले था, अब ऑर्डर कितना है, अब पहले तो ऑर्डर 2 था, अब ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया ना, ठीक है। अब यदि ऑर्डर यहां पे ऑर्डर बोले तो ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया ना, यानी देखिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज किया तो क्या कर गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज कर गया, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी चेंजेस, चेंज कर सकता है, जो आपके सामने है, ठीक है। कोड आउट, किसी कोड आउट पूछो, यानी ऑर्डर क्या है सबको समझ में आ गया, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर क्या है, रेट लॉग एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन के पावर का सम है वही ऑर्डर है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, ठीक है। ऑर्डर एलिमेंट्री का भी डिफाइन है और कॉम्प्लेक्स का भी डिफाइन है, यानी ऑर्डर आप किसी रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। इतना में किसी को डाउट पूछो, छोटा भी डाउट है बोलो, नहीं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस बताएंगे भी, ठीक है। क्या बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर तो बता दिए, मॉलिक्यूलिटी बताएंगे और क्या बताएंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोड आउट, नहीं ना, ठीक है। तो जाइए खाइए आराम करिए, बहुत पढ़ लिया आज, गर्मी भी बहुत है यार, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।